नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के माध्यम से लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास है आपके लिए इस कार्यक्रम में। बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है और इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत बड़ी भूमिका है। संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की वजह से ही आज किसानों के पास बहुत सारी कृषि की उन्नत तकनीकें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या कुछ खास है। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है।
हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में तकनीक और विज्ञान को अपनाते हुए सफलता का परचम लहराने वालों की कोई कमी नहीं है और इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही किसी महानायक से। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे सफल किसान से। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर रामबदन सिंह भारत में जाने माने वैज्ञानिक के तौर पर विख्यात हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जीरो हंगर अभियान को हिंदुस्तान और एशिया पैसिफिक में गति दी। भूखमरी को मिटाने के लिए रामबदन सिंह ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर सालों को झोंक दिया। अपने कार्यकाल के दौरान देश में कई उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को रामबदन सिंह खेतों तक लाए और खेतों से किसानों तक पहुंचाया। उनके इसी योगदान को देखते हुए देश की सरकार ने उन्हें साल 2003 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप में रामबदन सिंह 18 नवंबर 2004 को गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रहे। इस दौरान देश की कृषि व्यवस्था को जो सुझाव इस आयोग ने दिए वो देश की कृषि में बड़े बदलाव लाने वाले साबित हुए। किसान आयोग ने किसानों की परिभाषा को बदला। आयोग की नजर में केवल फसल उगाने वाला ही किसान नहीं था। उसका कहना था कि हर वो व्यक्ति जो खेत से जुड़ा हो, फिर चाहे वो चरवाहा या मछली पालने वाला ही क्यों ना हो, जिसके पास जमीन नहीं है फिर भी वो खेती करता है तो वो भी किसान है।
मतलब ये कि जो भी व्यक्ति प्राइमरी प्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ा है वो किसान की श्रेणी में है। किसानों की आत्महत्या को लेकर देश में हमेशा से चिंता रही। जीरो हंगर के अभियान और किसान आयोग के सदस्य रहते रामबदन सिंह ने देश के कई हिस्सों का भ्रमण किया और इस दौरान बड़ी समस्या के निदान की दिशा में जो बातें सामने आई उसमें जागरूकता की कमी सबसे बड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बुरहानपुर में सन 1940 को रामबदन सिंह का जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। परिवार की हालत बिल्कुल खस्ता थी। पैरों में चप्पल नहीं होती थी। पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के महत्व को बखूबी समझते थे और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि उनकी औलाद पढ़े। गांव के ही स्कूल से हाई स्कूल हुआ। हाई स्कूल में कृषि एक विषय था। उसके बाद बनारस के मशहूर कॉलेज उदय प्रताप से 1956 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया। एसएससी का परिणाम भी नहीं आया और रामबदन सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। लेकिन रामबदन को तो उड़ान भरनी थी, लिहाजा पीएचडी के लिए रामबदन सिंह ने अमेरिका में अप्लाई किया। मौका हाथ से ना निकले, इसीलिए अमेरिका में 5 जगहों से अप्लाई किया। किस्मत से 5 जगह की स्कॉलरशिप के लिए रामबदन का चयन हो गया। हिसार में इकोनॉमिक बॉटनिस्ट के तौर पर रामबदन सिंह ने कपास पर शानदार काम किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत से रामबदन सिंह ने हिसार को कॉटन के क्षेत्र में देश के नक्शे पर मशहूर कर दिया। जालंधर 34 किस्म का कपास आज भी जाना जाता है। रामबदन सिंह रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक में भी मशहूर हुए और इसी दौरान उन्हें मेरठ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद के लिए ऑफर आ गया। कदम रुके नहीं। बीएचयू में रहते हुए रामबदन सिंह को एफएओ से ऑफर आया। सन 79 में रामबदन ने बीएचयू को अलविदा कहा और यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। रामबदन सिंह की पहली पोस्टिंग बैंकॉक में हुई। दरअसल बैंकॉक एशिया पैसिफिक रीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बैंकॉक में रहते हुए रामबदन सिंह के प्रमोशन हुए और फिर रामबदन सिंह रोम चले आए। दरअसल रोम एफएओ का हेडक्वार्टर था। किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एफएओ के हेडक्वार्टर में इतने बड़े पद पर विराजमान होना ही अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन रामबदन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। रामबदन कहते हैं कि उन्होंने बचपन से एक सपना देखा था और वो ये कि अपने करियर में वो एक बार IARI के निदेशक जरूर बनेंगे। सिलेक्शन कमेटी के सामने जब रामबदन पहुंचे तो कमेटी ने रामबदन से कहा कि क्या वो सचमुच IARI आना चाहते हैं। दरअसल उस दौरान यूएन में इतनी बड़ी पोस्ट पर होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। रामबदन ने यूएन की नौकरी से त्याग पत्र दिया और इंडिया आकर IARI के निदेशक बन गए। रामबदन सिंह फिलहाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रेसिडेंट भी हैं। पद्म भूषण रामबदन सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें देश के 10 से ज्यादा ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। रामबदन सिंह का छोटा सा परिवार है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है वो सब कुछ रामबदन सिंह ने हासिल किया और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश की बड़ी आबादी के लिए। किसानों के इस महानायक के जीवन से आप और हम हर कोई प्रेरणा ले सकता है। किसानों के इस महानायक के जीवन से आप, हम और हर कोई प्रेरणा ले सकता है। इसी के साथ कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी। आइए देखते हैं आगे। खरीफ की तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली, सोयाबीन, तिल की खेती भी हम करते हैं और इन सभी तिलहनी फसलों में हम देखें तो प्रमुख फसल इस मौसम की है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के अंतर्गत हमारे देश में का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी है, इसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है तिलहनी फसलों के अंतर्गत। तो पहली बात ये आती है जब सोयाबीन लगाना चाहते हैं तो पहले एक खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करें और खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 जुताई करके पाटा लगा के ठीक प्रकार से इसको तैयार करें। उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि निश्चित कर लें आप खेत में नमी का लेवल जो है, नमी का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब मानसून आ जाए उसके बाद बुवाई करें और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पहले बुवाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी सोयाबीन की बुवाई में भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दी बुवाई कर देते हैं तो उसमें जैसे कि येलो मोजैक वायरस जो होता है, जल्दी वाली जो जैसे जून के आखिरी में, अब तो जुलाई का महीना आ चुका है, तो वहाँ पर ऐसे जुलाई में समस्या नहीं आती है और जब मानसून आ जाए उसके बाद वो आप नमी का लेवल सही हो तो उसमें बुवाई कर सकते हैं। तो बुवाई करने से पहले से आपने तैयारी कर ली, उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि आप जानें कि उन्नतशील किस्में क्या हैं। तो सोयाबीन की कई सारी उन्नतशील किस्में हैं जो जिनमें रोगों के प्रति रोधकता भी है और उनमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है और कई और इनका साथ साथ में इनकी आप देखेंगे तो अवधि काल भी कम होता है। तो इसमें जैसे हम बात करें JS 2029, JS 2039, JS 2034, JS 8021, PK 416, PK 472, NRC 2, NRC 1, NRC 7, ये प्रमुख किस्में हैं। इसके साथ साथ मुख्य क्षेत्रों में जैसे सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा रतुआ का रोग आ जाता है, तो रतुआ की रोकथाम करने के लिए किस्में जैसे कि PK 1029, PK 1024 ऐसी किस्में हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि सोयाबीन की इन किस्मों में रतुआ का रोग नहीं आने पाता है। इसके साथ साथ में एक प्रमुख बीमारी जो आती है वो है येलो मोजैक वायरस, जो पीला जो वायरस होता है और सफ़ेद मक्खी होती है वो इसको फैलाती है। तो इसके लिए भी हमारे पास रोधक इसके लिए भी कुछ सहनशील कुछ किस्में हैं जिसमें कि आप PK 416, PK 472 और इसके साथ साथ में JS 8021 एक ऐसी किस्में हैं जिनको आप लगाते हैं तो इसमें पीला मोजैक वायरस का प्रकोप कम होता है। इसके साथ साथ में जैसे आप किस्मों का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद में ज़रूरी हो जाता है कि आप इसकी बुवाई कैसे करें। बुवाई करने के लिए इसकी बीज दर और जो फसल की जो आप अंतराल होता है उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो सोयाबीन का अगर हम बीज देखें तो अलग अलग प्रकार का होता है, मीन्स इसमें साइज उसका अलग अलग होता है। तो सबसे छोटी जो बीज जिनका होता है उन किस्मों के अगर आप बुवाई कर रहे हैं तो उसमें करीब 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है और मध्यम आकार के जो सोयाबीन के बीज होता है उसके लिए करीब 60 से 65 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। और जो बोल्ड सीडेड होती है सोयाबीन होती है जिसका बीज बड़े आकार का होता है उसमें करीब 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज इसमें लग जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो अंतराल है वो करीब हम 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 4 से 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। और इसकी अगर बुवाई लाइन में करना हमेशा लाभदायक रहता है। अगर लाइन में बुवाई करते हैं तो आपको जैसे दूसरे इसमें जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं, जैसे खरपतवार को नितल करना है, इसमें गुड़ाई करनी है, उसमें बहुत आसानी होती है। इसके साथ साथ में इसमें और भी क्रियाएँ करते हैं और हमको आसानी रहती है। बुवाई करने से पहले बीज का उपचार करना भी बहुत आवश्यक होता है। उपचार करने के लिए जैसे कुछ फफूंदी नाशक बीमारियाँ इसमें आती हैं सोयाबीन में, तो जिसमें हमने पहले भी बात की रतुआ की बीमारी है और भी कई सारी बीमारियाँ आती हैं इसमें गलन की बीमारी जाती है, तना गलन होता है, रूट गलन होता है। तो उनकी रोकथाम करने के लिए बीज को आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जहाँ पे येलो मोजैक वायरस आता है जो सफ़ेद मक्खी फैलाती है उसमें भी बीज को आप
जो है इमेडाक्लोप्रिड या मिथॉक्सिन करके एक कीटनाशक होता है, उसकी करीब 1.25 ml की मात्रा को 1 किलो बीज में मिला करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सोयाबीन दलहनी फसल है, तो हमको एक जो राइजोबियम का टीका होता है, इसको हम ब्रैडी राइजोबियम बोलते हैं। तो पहले आप फंजीसाइड हैं और इंसेक्टिसाइड हैं, उनसे बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद आखिरी में जो आपके जैव उर्वरक हैं जैसे कि ब्रैडी राइजोबियम है, उससे उपचारित करें। ब्रैडी राइजोबियम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो करीब इसकी 5 ग्राम की मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ में जैसे फास्फोरस जो होता है एक प्रमुख तत्व होता है, इसके लिए भी हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र हैं, जैसे PSP बोलते हैं। PSP की भी करीब 5 ग्राम की मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। और जिन क्षेत्रों में आप पहली बार सोयाबीन लगा रहे हैं, पहले सोयाबीन नहीं लगाइए, तो वहाँ पर जो आपके जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, जिसमें 5 ग्राम की आप बढ़ा करके 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर ट्रीट करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से बीज को उपचारित करके बढ़िया से उसको छाया में सुखा करके आप उसे बुवाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में बुवाई के समय में कुछ उर्वरकों का भी हमें प्रबंधन करना होता है। जैसे कि अब दलहनी फसल है तो कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्टार्टर डोज के रूप में हम बुवाई के समय आखिरी जुताई में खेत में मिला देते हैं। इसके साथ साथ में करीब 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास भी बुवाई के समय हमसे मिला देते हैं। साथ में ध्यान अवश्य रखें कि मृदा की जांच के आधार पर आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आजकल कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी आ रही है, तो उनको भी अगर आप मिट्टी में जांच करवाते हैं, अगर आपको लगता है जिंक या बोरोन किसी तत्व की कमी है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर सोयाबीन की फसल में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बुवाई के समय ध्यान रखते हैं तो आपको आगे चल के अच्छी पैदावार मिल सकती है। अब दूसरी जो तिलहनी फसल आती है इस समय मौसम की, वो है मूंगफली की फसल। मूंगफली भी बहुत अच्छी फसल है। इसका अगर देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है मार्केट में। और सोयाबीन के बाद ये प्रमुख फसल है। इसमें प्रमुख जो पहली बात आती है, जैसे बुवाई के लिए खेत को भली प्रकार से तैयार कर लें, मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई कर दें और खेत में नमी का स्तर भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद बात आती है किस्मों का चयन। तो आपके क्षेत्र में जो भी किस्में संतुलित की जाती हैं, जैसे कि आप बात करें इस क्षेत्र के लिए तो गिरनार 2, इसके अलावा HNG 53, HNG 103, HNG 155, HNG 353, HNG 348, ये ऐसी किस्में मूंगफली की। इसके साथ साथ में ICGS 76, ICGS 86, ICGS 84, PM1, PM2, राजस्थान मूंगफली 2 ऐसी किस्में हैं जो कि आप देखेंगे आप इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और इनकी अगर आप इन किस्मों को लगाते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलने की पूरी संभावना होती है। मूंगफली भी हम देखेंगे ये भी दलहनी फसल है, तो यहाँ पर भी हमको बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो बीज उपचार करने के लिए हम पहले भी बात की थी हमने, कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से फंजीसाइड होता है, उसको बीज को उपचारित करें। इसके साथ साथ में जैसे इसमें ये राइजोबियम का टीका होता है, उसको भी करीब 5 से 10 ग्राम की मात्रा को प्रति किलो बीज के साथ में उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ साथ में PSP भी करीब 5 से 10 ग्राम, और साथ साथ में से ट्राइकोडर्मा ब्रेडी करके होता है या हर्जानम ट्राइकोडर्मा का भी करीब इसमें 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपचारित करते हैं। तो कई प्रकार के फफूंदी जनित बीमारी होती है मूंगफली में नहीं लगने पाती है। और मूंगफली की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे बीज की बात करें तो बीज दर कितना लगता है, तो इसमें 2 तरह की वेराइटी किस्में होती हैं। एक तो होती हैं जो फैलने वाली होती हैं, एक ऊपर सीधे बढ़ती हैं। तो सीधे बढ़ने वाली को बोलते हैं, वो बंच टाइप होती है। उसमें करीब जो है बीज हमारा जो लगता है वो 60 से 65 किलो लगता है, और जो स्प्रेडिंग वाली उसमें भी करीब 75 से 80 किलोग्राम बीज लगता है। और साथ साथ में इसमें स्पेसिंग की हम बात करें तो जैसे जो बंच टाइप की होती है उसमें 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 5 सेंटीमीटर जो पौधे से पौधे दूरी रखते हैं। और जो फैलने वाली किस्में होती है उसमें 45 सेंटीमीटर 1.5 फुट करीब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी जैसे स्टार्टर डोज के रूप में बुवाई के पहले आखिरी जुताई के टाइम पर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें टॉप ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इतना ही अगर आपने राइजोबियम का टीका का उपचारित किया है तो मूंगफली से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन मूंगफली में एक बात और विशेष बात है, जैसे कि इसमें एक इसका जो सेल होता है, जो कवर होता है ऊपर में, उसमें कैल्शियम की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो मिट्टी में आप जो है या तो फास्फोरस को SSP के माध्यम से डालें, या फिर जिप्सम जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जिप्सम की करीब 3 से 4 कुंटल की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मूंगफली की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, सल्फर की जो मांग होती है पूरी हो जाती है। इससे तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है और दाने मोटे होते हैं और अच्छी पैदावार मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसके साथ साथ में तिल भी एक प्रमुख फसल है जो हम खरीफ के मौसम में लगाते हैं। तिल का अगर हम देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसकी कुछ किस्में जैसे हम बात करें जैसे शेखर,
है, प्रगति है, तरुण है। इसके अलावा जैसे राजस्थान तिल करके होता है, RT1, RT2, RT3 करके कुछ किस्में हैं, और ये किस्में से आपको अच्छी पैदावार मिलने की पूरी संभावना रहती है। और तिल की अगर आप देखेंगे इसकी फसल अवधि भी कम होती है, करीब 70 से 80 दिन में फसल पक करके तैयार हो जाती है। और इसमें पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो करीब 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और ऐसे ही 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये पर्याप्त रहता है। इसमें तिल के बारे में भी एक प्रमुख बात है कि इसमें एक बीमारी आती है, इसको हम बोलते हैं फिल्लोडी। फिल्लोडी में क्या होता है, जो फूल होता है विकृत हो जाता है, उसमें बाद में दाने नहीं पड़ने पाते हैं। तो फिल्लोडी के लिए बहुत ही क्या इसमें एक चीज़ देखी गई है, अगर आप पहले बुवाई कर देते हैं जून के महीने में तो फिल्लोडी बहुत ज़्यादा आता है। मानसून आने के करीब 1-2 सप्ताह के बाद जब खेत में नमी जब बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें अगर तिल की बुवाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। इस प्रकार से किसान भाई अपनी जो है उनकी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उनके यहाँ किस फसल की खेती हो सकती है, इन तिलहनी फसलों का अगर समावेश अपने फसल प्रणाली में कर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो सरकार ने भी इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा योजनाएं शुरू की हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें तिलहनी फसलों की अन्य फसलों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है, और इनकी ज़रूरत भी, मांग भी इन फसलों की दूसरी फसलों की अपेक्षा, जैसे हम बात करें अनाज वाली फसलों उनके मुकाबले में इनकी जल मांग, पोषक तत्वों की मांग वो भी काफ़ी कम होती है। तो इनका अगर समावेश करते हैं, जैसे मानसून आ जाता है तो हमने जो भी बातें अभी यहाँ बताई हैं तो उपयुक्त किस्मों का चयन करके आपके क्षेत्रों के लिए भी संतुष्टि की जाती है। इस प्रकार से अगर इन चीज़ों बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से खरीफ के मौसम से तिलहनी फसलों से आप अधिक पैदावार लेकर के अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।